आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रुधिर है एक, चार विकल्प इसके लिए दिया गया है। पहला है उपकला ऊतक, बी ऑप्शन है तरल संयोजी ऊतक, सी ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक, डी ऑप्शन है पेशी ऊतक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रुधिर क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 2 है, रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से होती है? चार विकल्प है, बाह्य त्वचा, मध्य जनन स्तर, अंतः त्वचा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मध्य जनन स्तर मीसोडर्म से होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, रुधिर का पीएच होता है 5 से 6 के बीच में, 1.5 से 4.5 के बीच में, 3.9 से 4.8 के बीच में, 7.3 से लेकर के 7.5 के बीच में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7.3 से 7.5 के बीच में रुधिर का पीएच होता है। बात करें पीएच की तो इसका जो पूरा नाम होता है, बात करें यदि पीएच की तो पीएच का पूर्ण नाम पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजन होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 आप सभी के स्क्रीन पर है। रुधिर में पाया जाने वाला तत्व नहीं है, लौह, मैग्नीशियम, कॉपर या फिर क्रोमियम। तो लोहा रुधिर में पाया जाता है, मैग्नीशियम भी रुधिर में पाया जाता है और कॉपर भी रुधिर में पाया जाता है। तो कौन सा नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्रोमियम Cr रुधिर में नहीं पाया जाता है। क्रोमियम यानी कि Cr से रिप्रेजेंट करते हैं, यह रुधिर में पाया जाने वाला तत्व नहीं है। बात करें यदि क्रोमियम की तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 24 होता है और ये पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक का मेंबर है। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 आप सभी के स्क्रीन पर है। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? या यूं कह लीजिए कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? स्टीफन हाल्स ने, विलियम हार्वे ने, स्टार्लिंग ने या फिर ऑप्शन डी है अरस्तु ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विलियम हार्वे नाम के महान वैज्ञानिक ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। प्रश्न संख्या 6 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। प्लाज्मा की प्रतिरक्षी आंशिक रूप से कहाँ निर्मित होती है? प्लाज्मा की प्रतिरक्षी आंशिक रूप से कहाँ निर्मित होती है? मोनोसाइट में, लिम्फोसाइट में, इओसिनोफिल में या फिर न्यूट्रोफिल में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, प्लाज्मा की प्रतिरक्षी आंशिक रूप से कहाँ निर्मित होती है, वो बॉडी का पार्ट बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मा की प्रतिरक्षी आंशिक रूप से लिम्फोसाइट्स में निर्मित होती है। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल सर ऊंचा करके। हीमोग्लोबिन में होता है 70% ग्लोबिन के साथ 30% हीमैटिन, 80% ग्लोबिन के साथ 20% हीमैटिन, 95% ग्लोबिन के साथ 5% हीमैटिन या फिर 90% ग्लोबिन के साथ 10% हीमैटिन। तो हीमोग्लोबिन में 95% ग्लोबिन होता है और उसके साथ साथ 5% हीमैटिन होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक धनायन है? सोडियम का धनायन, कैल्शियम का धनायन, पोटेशियम का धनायन या फिर क्लोरीन का ऋणायन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम का धनायन रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक है। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 पूछ रहा है, यदि रुधिर से कोशिकाएं हटा दी जाएं तो शेष द्रव होगा। यदि रुधिर से कोशिकाएं हटा दी जाएं तो शेष द्रव होगा सीरम, प्लाज्मा, लसिका या फिर साइनोवियल द्रव। कोशिकाओं का तात्पर्य यहाँ है कि आरबीसी को हटा दिया जाए, डब्ल्यूबीसी को हटा दिया जाए, ठीक है। तो क्या बचेगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मा बचेगा। आएंगे अगले प्रश्न पर।
प्रश्न संख्या 10 आप सभी के स्क्रीन पर है। रुधिर वाहिनियों की अंतःभित्ति का निर्माण करने वाली उपकला है। घनाकार उपकला, स्तंभी उपकला, पक्षमाभी स्तंभी उपकला या फिर ऑप्शन डी है शल्की उपकला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शल्की उपकला। आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में देते रहिए, लाइव चैट में देते रहिए। प्रश्न संख्या 11 स्क्रीन पर है। निम्न में से किसके लाल रुधिराणु में केंद्रक पाया जाता है? निम्न में से किसके लाल रुधिराणु में केंद्रक पाया जाता है? लाल रुधिराणु यानी कि आरबीसी में, इसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। तो मनुष्य के आरबीसी में, गाय के आरबीसी में, ऊंट के आरबीसी में या फिर हाथी के आरबीसी में। प्रश्न संख्या 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रश्न संख्या 12 स्क्रीन पर है। हीमोसाइनिन श्वसन वर्णक में पाया जाता है। लौह, जस्ता, कॉपर या फिर कैल्शियम। तो हीमोसाइनिन श्वसन वर्णक में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कॉपर पाया जाता है। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 13 पूछ रहा है। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में असाधारण वृद्धि कहलाती है। 4 विकल्प इसके लिए है। पॉलीसाइथीमिया कहलाएगी, एनीमिया कहलाएगी, एन्यूरिया कहलाएगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, अगर आरबीसी में असाधारण वृद्धि हो जाए तो ये घटना क्या कहलाएगी? पॉलीसाइथीमिया कहलाएगी। जबकि आरबीसी कम हो जाए तो एनीमिया कहलाएगी और एन्यूरिया क्या है? मूत्र अल्पता, ठीक है, या फिर अमूत्रता। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 स्क्रीन पर है। रुधिर का थक्का जमने की क्रिया में सहायक होता है। रुधिर का थक्का जमने की क्रिया में सहायक होता है हिपैरिन, हिस्टैमिन, सीरोटोनिन या फिर प्रोथ्राम्बिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रोथ्राम्बिन रुधिर का थक्का जमने की क्रिया में सहायक होता है। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। पूछा गया है भ्रूणीय अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं बनती हैं। यकृत में, प्लीहा में, अस्थि मज्जा में या फिर इन सभी में। तो इस प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ये आपके लिए HW का क्वेश्चन है और ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आप सभी के कमेंट को चेक करूंगा, जिसका भी राइट आंसर होगा उसका नाम कमेंट में पिन किया जाएगा। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 16 आप सभी के स्क्रीन पर है। सबसे देखिए भाई, कमेंट सेक्शन में बताना है, ना कि लाइव चैट में, ठीक है। आपको लाइव चैट में नहीं बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। जब ये क्लास एंड हो जाएगा उसके बाद बताना है। प्रश्न संख्या 16 स्क्रीन पर। सबसे बड़े रुधिराणु हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स या फिर एरिथ्रोसाइट्स। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मोनोसाइट्स सबसे बड़े रुधिराणु हैं। आएंगे अगले प्रश्न पर। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एक चक्रीय परिसंचरण पाया जाता है, ठीक है, चाहे आप डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या आप बी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए BSc बायोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो ये सारे प्रश्न आप सभी के प्रवेश परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक चक्रीय परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? स्तनधारियों में, सरीसृपों में, मछलियों तथा उभयचरों में। देखिए भाई, हमारा जो रूम है वो एकदम रोड पर पड़ जाता है, ऑन रोड पर, तो ट्रैक्टर ट्राली वगैरह जाता रहता है। तो आप सभी लोग बैकग्राउंड को ध्यान में नहीं रखेंगे, आप जो है हमारी वॉइस जो है उसको सुनेंगे। तो 17 था, एक चक्रीय परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक चक्रीय परिसंचरण पाया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मछलियों में, फिश में। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18 स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा है रेटिकुलोसाइट क्या है? अपरिपक्व लाल रुधिर कणिकाएं हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, रुधिर प्लेटलेट्स हैं या फिर लसीकाणु हैं, ठीक है, लिम्फाइड्स हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? चलो बताओ सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट सेक्शन में। तो रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं? ये अपरिपक्व लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 19 देखिए क्या पूछना चाहता है। पूछ रहा है कि रुधिर बैंक में रुधिर को जमने से रोकने हेतु किन प्रतिस्कंदकों का उपयोग किया जाता है?
चार विकल्प इसके लिए स्क्रीन पर है। सोडियम सिट्रेट का, ऑप्शन बी है द्वि ऑक्सलेट का, ऑप्शन सी है एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का, ठीक है, या फिर उपरोक्त सभी का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी का। ठीक है, देखिए ऑप्शन डी हम लगा रहे हैं, उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। रुधिर बैंक में रुधिर को जमने से रोकने हेतु सोडियम सिट्रेट का उपयोग किया जाता है, द्वि ऑक्सलेट का उपयोग किया जाता है, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल का भी उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 स्क्रीन पर आप सभी के आ चुका है। निम्न में से किस दशा में घातक या भयंकर परिणाम की स्थिति हो सकती है? जब RH निगेटिव नर की शादी RH पॉजिटिव मादा से करा दी जाए, या जब RH निगेटिव नर की शादी RH पॉजिटिव मादा से करा दी जाए, या RH पॉजिटिव नर की शादी RH पॉजिटिव मादा से करा दी जाए, या फिर RH पॉजिटिव नर की शादी RH निगेटिव मादा से करा दी जाए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, किसमें घातक या भयंकर परिणाम की स्थिति हो सकती है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब जब RH पॉजिटिव नर की शादी RH निगेटिव मादा से करा दी जाती है तो एक घटना देखने को मिलती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। इसमें क्या होता है, जब पहला बच्चा पैदा होगा तो वो सामान्य होगा, लेकिन इसके बाद जब दूसरा तीसरे बच्चे पैदा होंगे तो वो असामान्य होंगे और उनकी मृत्यु तक हो जाने की संभावनाएं रहती हैं। प्रश्न संख्या 21 स्क्रीन पर है। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता क्या होती है? लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन कितनी परसेंट पाया जाता है? 48%, 34%, 10% या फिर 20%? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 34% हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं आरबीसीज में। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 22 स्क्रीन पर है। टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं परिपक्व होती हैं। टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं परिपक्व होती हैं पेयर्स पेच में, लिम्फ नोड में, थाइमस में, या ब्रुसा ऑफ फैब्रिक्स में? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या होगा भैया, चलिए क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, थाइमस में परिपक्व होती हैं। अब देखिए टी लिम्फोसाइट्स, तो टी से क्या होता है, थाइमस होता है। टी से क्या होता है, थाइमस होता है। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए कि अगर टी लिम्फोसाइट्स है तो थाइमस में, और अगर बी लिम्फोसाइट्स है तो बोन मैरो में, यानी कि अस्थिमज्जा में। तो यहाँ प्रश्न में क्या पूछा था, टी लिम्फोसाइट्स, तो यहाँ पर थाइमस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 स्क्रीन पर है। सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पीछे गया है, उसका आंसर सभी को करना है। वहाँ पर भ्रूणीय अवस्था पूछा था, यहाँ पर सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ना तो वृक्कों में होता है, ना तो प्लीहा में होता है, ना तो लिम्फ नोड्स यानी लसीका नोड्स में होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी करेक्ट हो जाएगा, अस्थिमज्जा में, बोन मैरो में होता है। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 24 स्क्रीन पर है। कौन सा अंग आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है जहां वे मैक्रोफेजेज द्वारा नष्ट की जाती हैं? कौन सा, लाल अस्थिमज्जा, प्लीहा, वृक्क या फिर आंत? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्लीहा। इसको अंग्रेजी में स्प्लीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्प्लीन कहा जाता है। और ये अंग है जो आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है, जहां पर मैक्रोफेजेज के द्वारा आरबीसी को खत्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 25 है। एबीओ पद्धति के अंतर्गत किसी अज्ञात रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का सड़क दुर्घटना में अत्यधिक रुधिर बह जाता है और उसे तुरंत रुधिर आधान की आवश्यकता होती है। रुधिर आधान यानी कि उसे तुरंत रुधिर चढ़ाने की आवश्यकता होती है। अब देखिए उसका एक मित्र है जिसके पास उसके रुधिर वर्ग का वैध प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक है, उसका कौन सा ग्रुप है ये स्पष्ट नहीं है। बिना किसी विलंब के रुधिर दान का आग्रह करता है, बिना देरी किए वो कहता है कि हम अपने मित्र को रुधिर देंगे। तो रुधिर दाता को रुधिर वर्ग बताइए। ठीक है, कौन सा रुधिर वर्ग होगा जो रुधिर दाता को रुधिर दाता दे रहा है? AB होगा, O होगा, A होगा
या फिर ऑप्शन बी होगा। तो सर्वदाता जो होगा यानी जो सभी को अपना रक्त दे सकता है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओ ग्रुप क्या है? ये सर्वदाता है, ये सभी ग्रुप को अपना रक्त दे सकता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 26 स्क्रीन पर है। ए बी ओ रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? लैमार्क ने, डार्विन ने, लैंडस्टीनर ने या फिर विलियम हार्वे ने? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कार्ल लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक ने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की खोज की थी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 27 श्वेत रुधिराणुओं का कार्य है। ठीक है, श्वेत रुधिराणुओं यानी कि WBC का कार्य है ऑक्सीजन O2 का संवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का संवहन करना, पोषक पदार्थों का संवहन करना या फिर ऑप्शन डी है शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करना। तो WBC का काम क्या है? शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करना। ये रोगाणुओं को एकत्रित करके उनको नष्ट कर देता है, मार देता है। कौन? WBC। प्रश्न संख्या 28 स्क्रीन पर है। किसमें लाल रुधिराणु केंद्रक विहीन होते हैं? मछलियों में, भेक शिशुओं में, पक्षियों में या फिर मनुष्य में? तो जो मनुष्य में RBC पाई जाती है, रेड ब्लड कार्पसेल्स पाई जाती हैं, उनमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। क्या केंद्रक नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और कैसे RBC में? तो अगर इस RBC की बात करें तो मैच्योर RBC में केंद्रक नहीं पाए जाएंगे, जबकि अगर अपरिपक्व है जिसको कि हम लोग रेटिकुलोसाइट कहते हैं तो उनमें तो पाया जाएगा, लेकिन अगर परिपक्व RBC है तो उसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा, जबकि इमेच्योर है तो पाया जाएगा केंद्रक। तो इसमें पूछा है कि किसमें लाल रुधिराणु केंद्रक विहीन होता है, यानी कि परिपक्व पूछा है। तो ऑप्शन डी इसके लिए क्या होगा? करेक्ट होगा। मनुष्य में लाल रुधिराणु केंद्रक विहीन होते हैं। प्रश्न संख्या 19 है। RBC यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स कितने दिनों के पश्चात मृत हो जाती हैं? 120 दिन, 150 दिन, 157 दिन या फिर 70 दिन? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लगभग सभी लोगों ने इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। तो 120 दिन तक RBC जिंदा रहती है। वहीं अगर आपका WBC पूछे तो 10 दिन से कम समय तक WBC यानी कि लगभग 1 हफ्ते तक जिंदा रहती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 30 स्क्रीन पर आप सभी के आ चुका है। स्तनियों की RBC कैसी होती है, यानी कि रचना बतानी है, कैसा वो दिखाई देता है? वृत्ताकार, उभय अवतल, अंडाकार उभय अवतल, वृत्ताकार उभयोत्तल या फिर अंडाकार उभयोत्तल? तो स्तनियों की RBC कैसी होती है भैया, कैसी होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा सभी को कमेंट सेक्शन में कर देना है। प्रश्न संख्या 30 का विकल्प संख्या ए राइट हो जाएगा। वृत्ताकार होती है और उभय अवतल आकृति की होती है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। धमनी शिरा से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? धमनी यानी आर्टरीज, शिरा यानी वेंस से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? सक्रिय गुहा, मोटी कपाट, कपाट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो धमनी शिरा से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है, यानी क्या नहीं पाया जाता धमनियों में, वो शिराओं में पाया जाता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कपाट के कारण भिन्न होती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 32 देखिएगा। RH कारक की खोज सर्वप्रथम की थी लैंडस्टीनर एवं वीनर नाम के वैज्ञानिकों ने, लैंडस्टीनर एवं डी कास्टेलो नाम के वैज्ञानिकों ने, लैंडस्टीनर एवं स्टर्ले नाम के वैज्ञानिकों ने या फिर डी ऑप्शन है डी कास्टेलो एवं स्टर्ले नाम के वैज्ञानिकों ने? तो RH फैक्टर या RH कारक की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लैंडस्टीनर एवं वीनर नाम के वैज्ञानिकों ने RH कारक की खोज की थी। किसमें खोज की थी? तो रीसस बंदरों में खोज की थी। अगर पूछा जाए किसमें की थी तो रीसस बंदरों में खोज की थी। ठीक है, पूरा नाम मैकैकस रीसस था इन बंदरों का। चलिए प्रश्न संख्या 33 स्क्रीन पर है। विश्व में लगभग कितने प्रतिशत लोग RH पॉजिटिव होते हैं? विश्व में लगभग कितने प्रतिशत लोग RH पॉजिटिव होते हैं? 15%, जी नहीं, 50%, बिल्कुल नहीं, 30%, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट
करेक्ट होगा। 85% लोग विश्व में RH पॉजिटिव होते हैं। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 34 स्क्रीन पर है। मनुष्य के हृदय के किस भाग में अशुद्ध रुधिर होता है? दाएं भाग में, बाएं भाग में, नीलयों में या फिर दोनों आलिंदों में? तो प्रश्न संख्या 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दाएं भाग में। आज के इस क्लास में इतने ही क्वेश्चंस। आपको बता दें कि अगर आप बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलती है निःशुल्क कक्षाएं, साथ ही साथ कक्षाओं से अतिरिक्त अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और वहाँ पर आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की आवश्यकता होती है, तो आप RS59 वाला हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप का पेड ग्रुप है, इसमें आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये पेमेंट जो है ये वन टाइम पेमेंट है, आप फ़ोनपे से, गूगल पे से या किसी से भी कर सकते हैं। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर मैसेज करेंगे तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी और आप टेस्ट भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।